चलिए, प्रश्न है सीडीपी का, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। जितना हो सके आप लोग बताइएगा, कोशिश करिएगा। अब प्रत्येक प्रश्न जैसे ही हम पढ़े वैसे ही आप लोग भी पढ़िएगा अपने मन में, और कोशिश करिएगा कि जवाब जरूर दे, है ना। ट्रिक निकाले, पकड़े क्वेश्चन को, ध्यान से करें, ताकि आप लोग जो नंबर कम आया है उसका सुधार होते चले, और जो समझ में नहीं आए उसमें पूछते चलिएगा। प्रश्न है प्रथम कि निम्नलिखित में कौन सा स्थूल गत्यात्मक कौशल का उदाहरण है। हाँ, हमेशा बोलेंगे, जब जब क्लास चलेगा तब तब बोलेंगे। स्थूल बोलते हैं जिसमें शरीर का बड़ा भाग काम करे। तो बड़ा भाग बताए, चित्र बनाना इसमें क्या काम कर रहा है शरीर का? उंगली। तो जो उंगली से काम है ना, ट्रिक याद रखिएगा, जो उंगली से काम हो वह सूक्ष्म होगा। ए तो सूक्ष्म है। बी है कि कागज को आड़ा टेढ़ा जिग जैग तरीके से काटना। जब काटिएगा कागज को तो कैंची पकड़िएगा, और कैंची तो भाई आपका उंगली में फंसा रहता है, तो ये भी उंगली से काम हुआ। सी है कि धागे में माला पिरोना, ये भी क्या है? उंगली का काम है। और डी कहता है खंभे की तरह फुटबॉल को लात से धकेलना। तो भाई जिसमें शरीर का बड़ा भाग काम करता है उसको क्या कहते हैं? स्थूल कौशल। नेक्स्ट, बच्चे का विकास डैश से डैश की ओर होता है। हम बताते हैं, प्रत्येक पॉइंट को आप लोग ध्यान दीजिएगा, और आज से लेकर के एग्जाम तक जब यहाँ पढ़िए तो एक काम जरूर करिए, अपना एक कॉपी खुला करके, है ना, एक कॉपी कलम खुला होना चाहिए। आपको लगे कि भाई कुछ नोट करना है तो कर लेना है, इससे आपका एक भंडार बन जाएगा, और जब एग्जाम देने जाइएगा तो यही कॉपियाँ आप एक बार रिवीजन मार करके चल जाइएगा। 2 से 4 घंटा में आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपका पूरा सिलेबस टच हो जाएगा। देखिए, बच्चे का विकास डैश से डैश की ओर होता है, ये पूछा। तो भाई बच्चों का विकास 2 तरीका से होता है, ध्यान से पहले सुन लीजिए। लगे छोटा मोटा लिखना के लिए, मतलब लिखना हो तो छोटा मोटा लिखना है, बड़ा बड़ा नहीं लिखना है। तो बच्चे का जो विकास होता है 2 तरीका से होता है। एक तरीका है शीर्षगामी और दूसरा तरीका है अधोगामी। शीर्षगामी बोलते हैं सिर से पैर की ओर होता है, और अधोगामी जो सबसे हिट है, सबसे मजेदार है, शरीर के केंद्र भाग से ऊपर की ओर चाहे नीचा की ओर कुछ भी दिया रहे, वो केंद्र भाग से ही देगा। तो बताए बच्चों का विकास में इसमें कौन सा हम बताए हैं? ए नंबर, केंद्र से बाह्य की ओर, इसको कहते हैं अधोगामी। आई कर दिया है पैर से सिर, उल्टा हो गया, गलत हो गया, सिर से पैर होता है, उसको कहते हैं शीर्षगामी। 2 तरीका, अधोगामी और शीर्षगामी। तो इसमें मात्र अधोगामी दिया है, केंद्र से बाह्य की ओर, माने बाहरी दिशा में। नेक्स्ट है मजेदार प्रश्न आपका, कथन कारण वाला। हमको तो खूब अच्छा लगता है, आप लोगों को भी धीरे धीरे लगेगा। प्रथम बोला कथन कि बच्चे का सामाजिकरण सर्वप्रथम परिवार में उनके माता पिता के द्वारा होता है। ये बात सही है? चलिए, बहुत बेटर है, आपका सही हो गया ये। और कारण कहता है कि परिवार बच्चे के सामाजिकरण का प्राथमिक कारक है। बात सही है कि नहीं? अगर द्वितीय कारक आपसे पूछे तो क्या होगा? विद्यालय आपका द्वितीय कारक होता है। तो उत्तर आपका हो गया ए नंबर, क्योंकि ऊपर भी परिवार के बारे में बोला गया और नीचे भी परिवार के बारे में, दोनों सेम सेम वर्ड है, तो व्याख्या करता है और सही भी है। अब 4 नंबर समझिए, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में कौन सी अवधारणा 3 से 6 वर्ष के आयु वाले बच्चों को सिखानी चाहिए? बताए। सांकेतिक प्रतिनिधित्व। जब आप लोग पियाजे का नियम पढ़िएगा उसमें पढ़ना है 3 से 6 वर्ष में सांकेतिक शब्द, ठीक है। देखिए 3 से 6 वर्ष में आप कहेगा चारों ऑप्शन क्यों नहीं सही हुआ? देखिए 3 से 6 वर्ष के बच्चा को अगर कोई चीज संरक्षण करने के लिए दे दिया जाए, नहीं कर पाएगा, कुछ ना कुछ उसको बर्बाद कर देगा, ठीक है। क्रमता जो होता है, माने अनुक्रम में सजाने में उसको कठिनाई होता है। तार्किक बच्चा सोच नहीं पाता है, तो सबसे बेटर उसको जरूरी है सांकेतिक, माने थोड़ा सा इशारा करिए वो काम कर देगा। अगला प्रश्न, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अधिकांश बच्चे किस अवस्था वस्तुओं को श्रेणी में व्यवस्थित करने में सक्षम होता है? माने कौन ऐसा अवस्था में बच्चा संरक्षण कर पाता है? मूर्त में। मूर्त माने अगर सामने,
अगर आपके सामने में कुछ होगा तब ना संरक्षण करिएगा, आपके सामने में नहीं है तो क्या संरक्षण करिएगा। तो जो सामने में होता है उसी का संरक्षण होता है, और सामने में को कहते हैं मूर्त संक्रियात्मक। मूर्त मतलब सामने में। ठीक है, उत्तर आपका गया सी पर। अगला प्रश्न है कि डैश का प्रयोग जीन पियाजे द्वारा संज्ञानात्मक मानसिक अवधारणाओं के वर्णन के लिए किया गया था। स्कीमा, संज्ञान मूल्य तो जानकारी, और जानकारी का एक छोटा सा पैकेट को स्कीमा कहते हैं। जहां सूचना का छोटा पैकेट जो होता है उसको हम स्कीमा कहते हैं। ठीक है, बहुत बेटर। अगर ये पियाजे शब्द है, एक और ट्रिक है जो लोग नए नए शुरुआत करते हैं उनको बता दे कि पियाजे की बात करें तो स्कीमा इनका सबसे मजेदार वर्ड है। वही पार जो ऑप्शन में लिखा हुआ है वो वाइगोस्की साहब का है। ठीक है, चलिए। वस्तु अस्थायित्व भी आपका पियाजे साहब का है। समीपवर्ती जो डी वाला ऑप्शन है वो किन का है? वाइगोस्की, क्योंकि समीप में समाजे में लोग न रहते हैं, और समाज वर्ड वाइगोस्की साहब का बना हुआ है। अगला प्रश्न, रजनी अपने दोस्त के कार्यों को जैसे को तैसा मानसिकता के आधार पर जांचती है। तो लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार वर्तमान में रजनी संज्ञानात्मक नैतिक विकास के किस स्तर पर है? जैसे को तैसा, हम आपको बताए थे कि एक लड़का है उसका कलम तोड़ दिया, बदले में उसको 2 फेंट लगा दिया, है ना। तीसरा का लड़की देख रही थी लेकिन वो जा करके अपने हेडमास्टर को नहीं बताया, मतलब उसके माइंड में बन गया कि जब इसका फाड़ दिया तो मर दिया है। जैसे को तैसा वाली बात में यांत्रिक वाला सही जाता है, बताए थे ना एक बार, यांत्रिक। तो यांत्रिक जो वर्ड है वह पूर्व परंपरागत में आता है, जैसे को तैसा। कोई दिक्कत? आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, ध्यान से समझिएगा, कभी कभी हम क्वेश्चन को रिपीट भी कर देंगे, बीच बीच में अगर क्वेश्चन भेज देंगे घर पे तो मार लीजिएगा, रिपीट भी होगा आपका प्रश्न। जब विद्यार्थी किसी प्रश्न का हल खोजने के दौरान समस्या का सामना करते हैं तो अध्यापक विद्यार्थी को किस तरह पार प्रदान कर सकते हैं? माने पार माने सहायता। माने एक बच्चा है जो कोई चीज हल खोज रहा है, उसको समस्या सामने में आ रहा है, तो आप टीचर है तो कौन सा माने सहायता करिएगा उसको? कौन सा पार? पार माने सहायता, बी नंबर, बहुत बेटर। उनमें असफलता का भय पैदा करेंगे, यहाँ भय आपका गलत हुआ। बी बोला उन्हें प्रश्न का आधा समाधान प्रस्तुत करेंगे, क्योंकि वो बच्चा समस्या हल कर रहा है ना, हल कर रहा है, कहीं ना कहीं वो फंस जा रहा है, तो उसका आप अध्ययन करिएगा, पूरा करिएगा। पूरा कर दीजिएगा तो भाई फिर दिक्कत है। प्रश्न में कुछ विकर्षण जोड़े, विकर्षण वर्ड आपका नेगेटिव वर्ड है। ठीक है, चलिए। उन्हें अपने विचारों की शाब्दिक अभिव्यक्ति करने के लिए निरुत्साहित, यहाँ पे हतोत्साहित या निरुत्साहित गलत होता है, प्रोत्साहित मजेदार होता है। तो सबसे बेटर आपका ऑप्शन बी। चलिए, बी चला गया। सिद्धांतवादी और उनके द्वारा प्रतिपादित विचार का सही युग्म बताए। लेवी वाइगोस्की, सांस्कृतिक ना। देखिए, सांस्कृतिक, सामाजिक और भाषा, वाइगोस्की साहब का ट्रिक है SLC, सोशल लैंग्वेज कल्चर, ये वाइगोस्की साहब का है। अगला, एक प्रगतिशील कक्षा किसे समुन्नत करती है? माने आगे बढ़ाने का काम किसको करती है? प्रगतिशील कक्षा ज्ञान सृजन की चाह। प्रगतिशील तो ज्ञान सृजन माने निर्माण। अब रहा कि बी क्यों नहीं हुआ? विद्यार्थियों में परस्पर विमुखता, यहाँ पे वी वर्ड आपका नेगेटिव वर्ड है, ये आपका गया काम से। विमुखता और मुखता, मुखता माने आप समझ रहे हैं, पारस्परिक विमुखता का भाव, माने पारस्परिक जो है ना, है सामने सामने है लेकिन वह बातें नहीं कर पा रहा है। विमुखता माने एक दूसरे से लगाव नहीं रख पा रहा है ना, पारस्परिक, ये भाव गलत है। चलिए, सामाजिक संदर्भों से अलगाव, यहाँ अलगाव गलत है, यहाँ कंठस्थीकरण गलत है। बहुत बेटर है, आपका उत्तर ए पर चला गया। एक ये है तो ठीक गया होगा। अगला है,
मधुलिका नृत्य और योग कला में निपुण है। मधुलिका एक लड़की है जो योग और नृत्य कला में निपुण है। तो हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार उसके पास किस प्रकार की बुद्धि उच्च स्तरीय है? हाँ, क्योंकि डांस करने में, योग करने में शरीर बहुत एक्टिव रहता है, तो उसमें शारीरिक बुद्धि है उनके पास, है ना। उसके पास शारीरिक गति, संवेदिक बुद्धि, कहाँ पे कैसे स्टेप करना है डांस का, शारीरिक बुद्धि। नेक्स्ट, एक प्रश्न उत्तर सत्र के दौरान, माने वहां पे क्वेश्चन आंसर हो रहा है, ठीक है। एक अध्यापक केवल लड़कों को ही अपने भ्रम पर प्रश्न पूछने के अवसर दे रहा है। बताइए क्या हो रहा है? पक्षपात हो रहा है। बहुत बेटर, आपका उत्तर चला गया सी। अधिगम दर में व्यक्तिगत विभिन्नताएं किसका परिणाम है? आनुवंशिकता, पर्यावरण, दोनों। बहुत बेटर, सी होगा, क्योंकि अकेला कोई भी नहीं होगा, दोनों मिलके होता है। अब हम थोड़ा सा बता दें, आनुवंशिकता 10% काम करता है, मतलब आपके माता पिता तेज है तो 10% चांस है कि आप भी तेज होइएगा। और पर्यावरण 90% काम करता है। पर्यावरण मतलब कि आप यहाँ बैठे हैं और अब एग्जाम जा करके दीजिएगा यहाँ, और जो घर बैठ के अपने से तैयारियां कर रहा है या एग्जाम के एक दिन पहले किताब खरीद लिया गया, तो उसका कैसा बीतेगा और आपका कैसे बीतेगा। तो पर्यावरण 90% काम करता है कि आप कहाँ आ रहे हैं, जा रहे हैं, या किस परिवेश में आप हैं। जहाँ आप पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ पे हाला तो नहीं ना हो रहा है, या आपको कोई डिस्टर्ब तो नहीं ना कर रहा है, इस प्रकार से। अगला प्रश्न, आकलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही है? फर्स्ट बात बोला कि आकलन मानकीकृत प्रशिक्षण, यहाँ पे मानकीकृत वर्ड नेगेटिव है, इसको काटिए। रचनात्मक आकलन केवल, ये आपका गया काम से। मानदंड ही गलत होता है, मानक वाला गलत होता है, तुलना गलत होता है ना, स्तर गलत होता है, इस प्रकार के वर्ड गलत होते हैं। तो अधिगम के लिए आकलन विद्यार्थी द्वारा स्व आकलन को भी शामिल करते हुए, है ना, करता है। बहुत मजेदार है। अगला प्रश्न, विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन का आकलन करने के लिए अध्यापक को निम्नलिखित में किसका चयन करना चाहिए? खुले अंत वाला प्रश्न पूछेंगे ना, जैसे कि क्या होगा जब धरती पर पेट्रोल नहीं हो? बच्चा खूब सोचेगा, सर मेरा गाड़ी नहीं चलेगा, वो कहेगा बस नहीं चलेगा, बहुत सारा चीज है जो नहीं चलेगा, ठीक है। तो यहाँ आपका उत्तर जो है वह खुले अंत वाला प्रश्न हो जाएगा। इसमें बच्चा क्या करता है? समालोचनात्मक चिंतन करता है। नेक्स्ट, देखिए अब की बार जो लोग बॉर्डर पर जाने वाले हैं एग्जाम देने, वो लोग पूरा एक्टिव रहे, है ना। पूरा एक्टिव रहना है और निकालना है अच्छा नंबर से। जो चीज़ मिले वो चीज़ करिए। नोट्स मिला है, नोट्स का फोटोकॉपी कराइए ताकि सुचारू रूप से क्लास चले। प्रश्न है 16 नंबर, समावेशी शिक्षा में किसकी आवश्यकता है? जब समावेशी है तो उसमें विभिन्न प्रकार के बच्चे आएंगे, समावेशी सबके लिए। तो मानकीकृत गलत, अनम्य आगम्य गलत होता है, रूढ़िवादी भेदभाव बढ़ाएगा कौन भाई, है ना। सबसे बेटर विविधता को स्वीकृत करना। चलिए आ गया कथन कथन, बहुत मजेदार है, मजा आएगा आपको। प्रश्न है कि सुविधा वंचित समूह से आने वाले विद्यार्थियों की आवश्यकता को संबोधित करने के लिए अध्यापक को उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ को जानना चाहिए। जानना चाहिए, जानेंगे तब ना कुछ कर पाइएगा, पढ़ा पाइएगा। ठीक ठाक है भाई, आप कारण पढ़िए क्या कहता है। इसमें औसत लगा के नेगेटिव फर्स्ट वाला बात ना, 2 नंबर में पाठचर्या की अभिकल्पना औसत विद्यार्थियों को ध्यान में रखकर करना चाहिए। औसत को क्यों रखेंगे? सभी को रखना चाहिए। अगर यहाँ पे औसत के जगह पर सभी रहता तो बेटर होता। औसत माने जैसे यहाँ सभी कोई बैठे हुए हैं, उनमें से मात्र कुछ ही लोग, तो आपका ए गलत हो गया औसत की वजह से, और यही कारण है कि ए सही है और आर गलत है। सी वाला ऑप्शन। पठन वैकल्य किस प्रकार की विकलांगता है? अधिगम वाला है। पठन वैकल्य माने होता है जिसको पढ़ने में दिक्कत हो, और पढ़ने में जब दिक्कत होगा तो अधिगम मतलब होता है सीखना, तो सीखने में भी उसको दिक्कत होगा, तो अधिगम विशिष्ट, है ना, विकलांगता, डिसलेक्सिया। तो अधिगम का
बता देते हैं। विकलांगता बहुत सारा होता है, अधिगम में जिसको कठिनाई, अधिगम में क्या होता है? सीखना। अधिगम क्या है? अधिगम बोले तो सीखना या सिखाना, ठीक है। अगला, निम्नलिखित में कौन सा स्वलीनता विकार का विशिष्ट लक्षण है? बाधित संप्रेषण, माने कितनों आप कुछ करिए, पबजी खेलते रहेगा, आएगा नहीं जल्दी, है ना। तो बाधित संप्रेषण स्वलीनता के लिए मजेदार चीज। और ये ऐसा प्रश्न है, देखिएगा प्रत्येक सेट में मिलते चलेगा। आगे बढ़ जाए। प्रश्न है, कक्षा में विभिन्न योग्यताओं वाले शिक्षार्थियों की आवश्यकता की पूर्ति कैसे की जा सकती है? हाँ, कह रहा कि कक्षा में विभिन्न योग्यता वाले माने अलग अलग योग्यता वाले शिक्षार्थियों की आवश्यकता की पूर्ति कर सकते हैं श्रेणीबद्ध कठिनाई कार्य दे करके, ठीक है। अलग अलग, क्योंकि वह विभिन्न वाला है। 20 का ए और बी है मानकीकृत वर्ड निर्देश गलत हो गया, केवल सामान्य, रुक जाइए हम आते हैं। सी में भी केवल है और विभिन्न आवश्यकता वाले शिक्षार्थियों की उपेक्षा करके, ये आपका गलत हो गया। तो बताए श्रेणीबद्ध कठिनाई दे करके। हमारी बात थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। प्रश्न में बोला है कि विभिन्न योग्यता वाला, आप यहाँ बैठे हुए हैं, ठीक है। इसी में कोई बीपीएससी निकाला है, हम सपोज डेट मान रहे हैं, कोई बीपीएससी शिक्षक निकाला है, कोई प्रशासनिक निकाला है, कोई डीएम है, कोई यूपीएससी लेवल का, सब कोई बैठा हुआ है। तो बताइए आप एक ही प्रकार का प्रश्न दीजिएगा कि अलग अलग प्रकार के दीजिएगा कठिनाई वाला? यूपीएससी वाला तो बढ़िया माइंड वाला होगा। तो वही बात बोला है कि श्रेणीबद्ध कठिनाई के कार्य दे करके, क्योंकि बच्चा उसमें जो बैठा है विभिन्न योग्यता वाला है, अलग अलग योग्यता, इसीलिए श्रेणीबद्ध उसको कठिनाई वाला प्रश्न काट देंगे, क्योंकि सारे ऑप्शन आपका नेगेटिव पर जा रहा है अगर सही से देखा जाए तो। यही आपका यहाँ काम करेगा। अधिगम तब अर्थपूर्ण होता है जब विषय को डैश रूप में प्रस्तुत किया जाता है। अर्थपूर्ण कब होगा? जब संयोजित रूप से, अच्छा रूप से, संदर्भ से हटकर गलत हुआ। आ माने न होता है, अप्रासंगिक हो गया, प्रासंगिक बेटर होता है। अमूर्त यहाँ पे गलत कर दिया, साथ में बहुत लगा है, और एक सबसे जहर वाला वर्ड है ही, जो कभी सही नहीं होता है। बात समझे? तो संयोजित जो वर्ड है होगा तो अधिगम अर्थपूर्ण होगा। अगला प्रश्न, अंतरिक्ष की अवधारणा समझाते समय एक अध्यापक ने महसूस किया कि, समझिएगा मजा आएगा, आप लोग भी उत्तर करिएगा, विद्यार्थियों में इस विषय को लेकर अनेक भ्रांतियां हैं। माने आप सिखा रहे हैं, बच्चों के अंदर बहुत सारा भ्रांतियां है। अध्यापक की इस स्थिति के प्रति क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए? आप टीचर बन जाइएगा तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? फर्स्ट बात बोला कि सीधे सीधे क्या लिखा हुआ यहाँ पे, भ्रांतियों को अस्वीकृत कर दिया, नेगेटिव हो गया। इन भ्रांतियों के प्रति विद्यार्थियों के तर्क जानने चाहिए कि हाँ क्या तर्क है कि बच्चा समझ नहीं पा रहा है क्या। जैसे कि एक बच्चा ऐसा बोल देगा, सर ये जो सेब का फल है या आम का फल है टूटता है तो नीचे क्यों गिरता है, ऊपर क्यों नहीं जाता? क्या बोलिएगा? हो नया नया टीचर बनिएगा तो बच्चा तो ऐसे ही सब प्रश्न पूछेगा, एकदम दिमाग घुमा देगा, कहेगा कि सर ये फलवा ऊपर काहे नहीं जाता, नीचे क्या जाता है? तो गुरुत्वाकर्षण। अब वो समझेगा क्या भाई गुरुत्वाकर्षण? भाई 1 to 5 का बच्चा गुरुत्वाकर्षण समझेगा? तो उसको अच्छा से समझाना होगा ठेठ में, तब समझेगा, न तो बस खिसिया हुआ मास्टर तो धाके थूड़ देता है। प्रश्न, और उसमें आप भी पढ़िएगा, क्योंकि देखिए होता क्या है, टीचर बनने के बाद बहुत सारा प्रेशर, अगर शादी ब्याह हो गया तो डबल प्रेशर, अगर घर पे अगर आपका बीबी से मारपीट हो गया, मारपीट नहीं होगा मतलब बीबी से कहीं टेंशन हो गया तो बचवा पर निकलेगा, है ना। मारिएगा एकदम, छोटा मोटा भी गलती कर देगा, सारा गुस्सा यहाँ से वहाँ निकलेगा। प्रश्न पूछता है, हम इसलिए चर्चा करते हैं इस प्रकार का प्रश्न, क्योंकि पूछता है सीटेट में, एक बार पूछा था कि एक व्यक्ति अपने घर परिवार से झगड़ा करके स्कूल गया
और जितना भी घर का झगड़ा था एक बच्चा पर उठा करके कस करके गुस्सा निकाल दिया। तो इसको क्या कहते हैं? तो गुस्सा का स्थानांतरण कहते हैं आंसर में, ठीक है। गुस्सा का स्थानांतरण माने बीबी का खीस बच्चा पर, आजकल का बच्चा सब भी ठीक। तेज हो गया है, कहता है कि सर जी पत्नी की खीस। हाँ, घरे का खीस आधार है। चलिए प्रश्न पर आते हैं। विद्यार्थियों को किसी भी अवधारणा के बारे में समझाते हुए निम्न में से किस बात का ध्यान रखना चाहिए? कौन से बातों का ध्यान रखना चाहिए? 1 2 3 तीनों एक ही है। अच्छा, फर्स्ट बोला कि विद्यार्थियों में सीखने के लिए तत्परता, ठीक है। सामाजिक संदर्भ बेटर होना चाहिए और विद्यार्थी द्वारा चयनित अधिगम शैली अच्छा होना चाहिए जो चीज़ पढ़ाई हो रही है उसके अनुसार। अगला, रमेश विज्ञान के विषय में पढ़ाते समय अन्वेषण, प्रयोग, विभिन्न व्यवसायी गतिविधियों के माध्यम से बच्चों को नया ज्ञान और समझ बनाने के अवसर, एक सेकेंड, अवसर प्रदान करता है। तो वह डैश को बढ़ावा दे रहा है, हर चीज को। क्या चीज को बढ़ावा दे रहा है भाई? आंसर नंबर ए, 1 और 2। वैज्ञानिक तर्क बेटर, तार्किक चिंतन बेटर है, कंठस्थीकरण नेगेटिव हो गया, अनुकरण माने नकल करना गलत, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, रुकेंगे नहीं, जो समझ में आप लोगों को आ जाए उतना अब हो गया है। निम्नलिखित में से अध्यापक द्वारा अपनाई गई कौन सी विधि अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों की सक्रिय भूमिका को कम महत्व देती है? क्या बोला प्रश्न, पॉजिटिव या नेगेटिव? हाँ, कम महत्वपूर्ण देती है व्याख्यान, क्योंकि भाई लेक्चर जो है वो कॉलेज में होता है, बच्चों के साथ नहीं होगा। उत्तर आपका ये। चलिए 26 है कि आंतरिक अभिप्रेरणा एक बच्चे को स्वेच्छा से अपनी आंतरिक खुशी के लिए काम करने को प्रेरित करती है। आप अंदर से प्रेरित है तो काम करने के लिए खूब आप खुशी के साथ प्रेरित रहिएगा। जैसे कि हम आज सेट भेजे, आप अंदर से प्रेरित नहीं थे तो सेट नहीं बनाए। जो प्रेरित था वो बनाएगा कि भाई चलो भाई क्वेश्चन आ गया, या पूछता है आदमी कि सर क्वेश्चन भेजिए या कुछ भी याद कराइएगा तो हम भेजेंगे। कभी कभी हम भी भूल जाते हैं क्योंकि मेरा भी डबल प्रेशर है। चलिए प्रश्न है, तो ये तो ठीक है। और कारण कहता है कि शिक्षक को आंतरिक रूप से अभिप्रेरित करने के स्थान पर विद्यार्थियों को बाह्य रूप से अभिप्रेरित करना चाहिए ना, ये गलत हो गया। बाह्य रूप से अभिप्रेरित जानते हैं कैसे होता है? तुम भाई होमवर्क बना लो, आजकल के गार्जियन लोग कहते हैं तो चॉकलेट दिला देंगे, तो पक्का पापा दिला दोगे ना? तो हाँ दिला, तो वहां ही हो गया बाह्य प्रेरणा, है ना। ये गलत होता है, बाह्य अभिप्रेरणा बहुत गलत होता है। बच्चा उस चॉकलेट में ही फंसा रहता है, उसके प्रति वो काम करता है। जैसे कि उस दिन बात हो रही थी नौकरी के लिए पैसा वाली बात तो बाह्य अभिप्रेरणा है, आंतरिक नहीं है। चलिए उत्तर आपका सी पर चला जाएगा, मतलब ए सही है और आर आपका गलत है। अगला प्रश्न है कि प्रभावशाली समस्या समाधान में किसके बहिष्करण की आवश्यकता है? अगर आप प्रभावशाली बनना चाहते हैं तो अपने कार्य में स्थिर रहना होगा। ना तो कभी कभी मन करता है पढ़ते वक्त अच्छा तरीका बाद पढ़ लेंगे, होता है ना, और तरीका बाद छोटा बयान पढ़ लेंगे, आज तो गया ऐसे ही, ऐसे होता है कि नहीं? तो प्रतिभाशाली समस्या समाधान बहिष्कार की आवश्यकता है, कार्यात्मक स्थिरता सबसे बेटर है, बहिष्करण की आवश्यकता है। अच्छा स्थिरता हम दूसरा कुछ समझा दिए, लेकिन उत्तर आपका यही होगा सबसे बेटर। चलिए प्रश्न है अगला कि एक विद्यार्थी अपनी असफलता का कारण अपनी योग्यता की कमी को मानता है। कहता है कि हमारे पास कमी है जिसकी वजह से हम फेल कर गए। तो वह योग्यता को अस्थायी मानता है और मानता है कि योग्यता प्रयास द्वारा प्रभावित नहीं होती है। यह विचार दशा किस स्थिति को जन्म देता है? मैंने कोई सोच रहा है कि हम प्रयास करेंगे तो फेल कर जाएंगे तो क्या होगा? अधिगम असहायता। देखिए कोई भी प्रयास किया है तो सफल हुआ है, यहाँ लिखा है कि प्रयास के द्वारा प्रभावित नहीं होता है। ये पहले ही सोच लिया कि हम कितनों प्रयास करेंगे तो हम पास नहीं करेंगे, तो हो गया अधिगम असहायता। आप कितनों सिखा दीजिए बच्चा फेल हो जाएगा तो हो जाएगा, है ना। आपका उत्तर ए पड़ गया। 29 नंबर प्रश्न है कि अवधारणाओं को इस तरह से प्रस्तुत करना चाहिए जो विद्यार्थियों में सफलता के प्रति चिंता पैदा करे।
क्या भाई चिंता वाली बात सही है? नहीं वर्ड है, ये गलत है। चिंता पैदा करना, ये पैदा करना ही गलत हो गया। उनके पूर्व ज्ञान को, स्कीमा को क्रियाशील करे। जो उसका पहले का जो ज्ञान है, उसका जो स्कीमा है, जो पहले से जो ज्ञान होता है, सूचना का पैकेट होता है स्कीमा, उसको क्रियाशील आप कर दीजिए, बच्चा अपने आप पढ़ते जाएगा, सबसे बेटर। और सी वाला ऑप्शन है अप्रासंगिक, गलत है। और डी वाला ऑप्शन में केवल उच्चतर अधिगम, ये गलत हो गया आपका। चलिए नेक्स्ट, अंतिम प्रश्न है, उसके बाद थोड़ा सा आप लोग पानी वानी पी सकते हैं। घोषणात्मक ज्ञान किसी घटना के घटित होने की प्रक्रिया की व्याख्या करता है। सी, हाँ, चलिए सी पर चलेगा डायरेक्ट। चलिए उत्तर आपका है मुक्त ज्ञान क्या, कौन, पहलुओं के बारे में जानना, ये सबसे बेटर होता है घोषणात्मक ज्ञान। उत्तर आपका सी पर गया और सी ही सही है।